फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको हर दिन फाइनेंशियली अवेयर रखते हैं। एक बात और, हमारे लगभग 93% लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स में भी हिस्सा लें क्योंकि वहाँ हम आपको वीडियो से भी तेज़ न्यूज़ दे पाते हैं। नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के एक बहुत बड़े मुकाबले पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है मार्केट का पुराना खिलाड़ी बजाज फाइनेंस और दूसरी तरफ है एक नया दमदार चैलेंजर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोनों ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आगे क्या मौके बन रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इन दो एनबीएफसी दिग्गजों के टकराव को समझेंगे, फिर बजाज फाइनेंस के प्रदर्शन पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद जियो फाइनेंशियल की महत्वाकांक्षाओं को परखेंगे। इसके बाद दोनों के फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स को आमने सामने रखेंगे और आखिर में हम एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे जिससे आपको फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो कंपनियों की तुलना नहीं है, ये मार्केट पर अपना दबदबा बनाने की लड़ाई है। एक तरफ वो है जिसने सालों से मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी है और दूसरी तरफ वो है जो अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत लेकर मैदान में उतरा है। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। बजाज फाइनेंस एक एस्टैब्लिश्ड लीडर, इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसेमंद नाम है जिसकी पहचान ही है इसकी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ। और दूसरी तरफ है जियो फाइनेंशियल, एक डिजिटल डिसरप्टर जो अपने अग्रेसिव प्लान्स और फ्यूचर की जबरदस्त संभावनाओं के साथ मार्केट को हिलाने का दम रखता है। चलिए अब अपना पूरा फोकस सिर्फ बजाज फाइनेंस पर करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कल ही इसके शेयर ने 6% की जबरदस्त छलांग लगाई और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। तो सवाल ये है कि इसके तिमाही नतीजों में आखिर ऐसा क्या है जो मार्केट को इतना पसंद आ रहा है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 4.42 लाख करोड़ रुपए। ये बजाज फाइनेंस का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बाजार में इसकी मजबूत पकड़ और इसके स्केल को दिखाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि लाखों कस्टमर्स के भरोसे का सिंबल है। और देखिए, कंपनी की ग्रोथ कितनी शानदार बनी हुई है। AUM में 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी, नेट प्रॉफिट में 22% का उछाल और सिर्फ एक क्वार्टर में लगभग 47 लाख नए कस्टमर्स। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जरा और अंदर झांकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत दिख रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़ी है और ROE जैसे जरूरी पैमाने भी एकदम सॉलिड है। हाँ, एक बात है, MSME और टू व्हीलर लोन्स में क्रेडिट लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी इस पर नजर रखे हुए है और रिस्क को मैनेज करने के लिए AI जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है। जैसा कि एक सीनियर रिसर्च एनालिस्ट का भी कहना है कि बजाज फाइनेंस की जो ये लगातार ग्रोथ और मार्केट में मजबूत पोजीशन है, ये इसे उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन बनाती है जो स्टेबिलिटी और भरोसा ढूंढ रहे हैं। यहाँ दो शब्द सबसे जरूरी हैं, स्टेबिलिटी और विश्वसनीयता। चलिए अब कहानी के दूसरे और बहुत ही दिलचस्प किरदार की तरफ बढ़ते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जहां बजाज फाइनेंस स्थिरता की मिसाल है, वहीं जियो फाइनेंशियल एक विस्फोटक ग्रोथ की कहानी लिखने आया है। हो सकता है अभी ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन इसके इरादे बहुत बड़े हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, जियो क्रेडिट का AUM सिर्फ एक साल में 217 करोड़ से बढ़कर 11,665 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से हुआ विस्तार है जो जियो के एग्रेसिव स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। इनकम में 48% की ग्रोथ तो है ही, पर असली खेल तो जियो के इकोसिस्टम में है। कंपनी सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि लेंडिंग, पेमेंट्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बना रही है। और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप इसकी विश्वसनीयता को और भी कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही ये फिजिकली भी तेजी से फैल रही है। यहाँ भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जियो फाइनेंशियल में ग्रोथ की बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसका डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। यहाँ कीवर्ड्स हैं संभावना और भविष्य का विकास। तो अब तक हमने दोनों कंपनियों को अलग अलग समझ लिया। अब समय है इन्हें आमने सामने रखकर ये देखने का कि आखिर किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर फिट बैठता है।
ये टेबल आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है। देखिए, जो इन्वेस्टर्स स्थिर और भरोसेमंद कमाई के साथ कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए बजाज फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो लोग ज्यादा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में एक डिस्रप्टिव ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी नज़र जियो फाइनेंशियल पर हो सकती है। मतलब ये पूरी तरह से आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं। स्टॉक की कीमतें किस तरफ जा सकती हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक किन लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस की बात करें तो जो अपने ऑल टाइम हाई के पास है, एक्सपर्ट्स बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं, मतलब गिरावट पर खरीदने की। उनका मानना है कि 9,000 रुपए के नीचे खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए 8400 रुपए का स्टॉप लॉस और मीडियम टर्म के लिए 9700 रुपए का टारगेट रखा जा सकता है। और अब जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं। इसके चार्ट्स पर एक जरूरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, जो एक मजबूत तेजी का सिग्नल हो सकता है। यहाँ भी एक्सपर्ट्स की सलाह बाय ऑन डिप्स की ही है, खासतौर पर 290 से 310 रुपए की सपोर्ट जोन में। 270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मीडियम से लॉन्ग टर्म में 370 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हमने फंडामेंटल्स देख लिए, टेक्निकल्स भी समझ लिए। अब समय है इस पूरे एनालिसिस को समेटने का और ये समझने का कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके सामने असल में चॉइस क्या है। तो बात सीधी सी है, ये लड़ाई है स्टेबिलिटी बनाम ग्रोथ की। एक तरफ है बजाज फाइनेंस का सालों का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ है जियो फाइनेंशियल का भविष्य का जबरदस्त पोटेंशियल और विस्फोटक ग्रोथ की क्षमता। आपको चुनाव इन्हीं दोनों के बीच करना है। एक बहुत जरूरी बात, यहाँ पर बताई गई सभी बातें और रायें व्यक्तिगत एनालिस्ट्स की हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल अब आपके लिए है, आप किसे चुनेंगे, स्थिरता को या ग्रोथ को, एक स्थापित लीडर को या एक महत्वाकांक्षी चैलेंजर को? आपको क्या लगता है, कौन सा स्टॉक बेहतर है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।